सभी साथियों का एक बार स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम एक बार पुनः लाइव आ चुके हैं अपनी करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत, जिसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ क्या करी है, भागीदारी करी है। ठीक है, तो जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। तो भारतीय औद्योगिक संस्थान की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या रुड़की, इनमें से कौन सा आईआईटी है जिसके साथ ये भागीदारी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इसका आंसर है कानपुर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू जिसे हम कहेंगे एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। मतलब इसके साथ क्या करिए, साझेदारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, आईआईटी कानपुर। ठीक है, आंसर है आईआईटी कानपुर। ठीक है, पहले इस पॉइंट को आपको समझना है। दूसरा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टार्टअप इक्वेशन एंड इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे एस, इसकी ब्रांच है स्टार्टअप एंड इनोवेशन ऑफ सेंटर इन एस, यानी SIIS। ठीक है, और ये जो ब्रांच है वो ब्रांच आपकी है आईआईटी कानपुर की। ठीक है, तो इस ब्रांच के साथ पार्टनरशिप हुई जिसका नाम है स्टार्टअप इक्वेशन एंड द इनोवेशन सेंटर। ठीक है, इसने साझेदारी करी है, इसने साझेदारी करी है भारत सरकार के साथ, जिसका नाम है एडवांस वेपन्स इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ क्या करिए, साझेदारी करिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब कह रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुसार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुसार। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है इस समय? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, ठीक। इनके अनुसार अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 28 मई को किसकी जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। यानी जयंती पर 28 मई को जयंती है। अब पूछ रहा किसकी जयंती है, तो हम कहेंगे वीर। ऑप्शन हमारे सामने हैं बहुत सारे, ठीक। बाल गंगाधर तिलक, वीर विनायक दामोदर सावरकर, क्रांतिकारी लहजी साल्वे, या महात्मा ज्योतिबा फूले, या थोडो केशव करके। ठीक है, तो इसमें है वीर विनायक, वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो आप लोग आजकल सुनते होंगे सावरकर के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, और सावरकर के नाम पर भारत में अलग अलग प्रकार के बयानबाजी होती है, ठीक है। और जो बीजेपी समर्थित पार्टियां हैं, वो बीजेपी समर्थित पार्टियां जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं बीजेपी का जो अपना गठबंधन है जिसका नाम है एनडीए, ठीक है। तो एनडीए के जो घटक दल हैं वो वीर विनायक दामोदर सावरकर का समर्थन करते हैं, जबकि जो यूपीए संगठन है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो इनका हमेशा विरोध करती रहती है, ठीक है। हालांकि शिवसेना, जो शिवसेना ओरिजिनल पार्टी थी जिसमें उद्धव सरकार जो थी, सम्मिलित थे उद्धव ठाकरे उसके अध्यक्ष थे, वो शिवसेना टूट चुकी है। असली शिवसेना जो है वो अब एकनाथ शिंदे के पास आ गई, आप लोग जानते होंगे। तो एक शिवसेना जो है वो अलग शिवसेना है, वो डुप्लीकेट शिवसेना रह गई अब, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके इनके फेवर पर एक निर्णय सुनाया जो एकनाथ शिंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हम रहेंगे, यानी जो उद्धव शिवसेना है वो मानती है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन वो वीर विनायक दामोदर सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी विचारधारा यहां सेम है। तो इन्होंने कहा कि जो वीर विनायक दामोदर सावरकर का 28 मई को जन्मदिन होता है, इसे हम मनाएंगे किसके रूप में? यह है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। तो इसको मनाएंगे स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। इसकी घोषणा खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने करी है, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा करी है मुंबई में, घोषणा मुंबई में की, और मुंबई में सचिवालय में, सचिवालय में घोषणा की। अब हम जान लेते हैं दामोदर सावरकर के बारे में। तो सावरकर का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था नासिक में। तो इनका जन्म हुआ है नासिक में। डेट आपको बताई दी 28 मई, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1866 में, 1866 नासिक में। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई थी मुंबई में, लगभग 1966 के आसपास। तो 100 वर्ष के लगभग इनकी एज है। तो मुंबई में इनकी मृत्यु हुई, और काफी फेमस रहे। फेमस क्यों रहे, आप इनकी सारी कहानी जानते हैं। दरअसल में इन्हें काले पानी की सजा हुई थी, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इन्होंने अंग्रेजों से काले पानी की सजा को कम करने के लिए माफी मांगी, और कुछ लोग कहते हैं ये सब गलत है। तो अलग अलग विचारधारा बनी है, लेकिन वीर विनायक दामोदर का अपना एक अलग योगदान है। और मेरा खुद का मानना है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दरअसल में काले पानी की सजा तो उन्होंने काटी है, इस पर हम कोई भी बहस नहीं करना चाहेंगे। तो खासकर देखा जाए इनका एक बड़ा योगदान है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हर साल इनके जन्मदिन को 28 मई को हम लोग स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है पहले देखते हैं। अब पुरस्कार है, यहां एक पुरस्कार है जिसका नाम है महाराष्ट्र महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो 2023 का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, ठीक है, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसकी घोषणा करी है सीएम ने, घोषणा सीएम के द्वारा की गई, यानी सीएम आपके एकनाथ शिंदे हैं, अभी मैंने बताया था, सीएम महाराष्ट्र। और ये पुरस्कार मिलेगा इस बार शंकर धर्माधिकारी को, नाना धर्माधिकारी को, दत्तात्रेय धर्माधिकारी, या दादा धर्माधिकारी, या फिर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। बताइए क्या आंसर है, इनके सरनेम सेम है, तो ये पुरस्कार इस बार मिल रहा है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्पा साहेब धर्माधिकारी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। और इनको ये पुरस्कार समाज सेवा किसके लिए दिया जा रहा है, समाज सेवा के लिए दिया जा रहा है, अच्छे काम के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ठीक, इसके कारण पुरस्कार मिल रहा है। अब इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार प्रदान करेंगे, वो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, यानी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रदान करेंगे, अतिथि होंगे अमित शाह, ठीक है, मुंबई में इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा 16 अप्रैल को, ठीक है, यानी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ये पुरस्कार दिया जाएगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल कल है, तो कल ये पुरस्कार मुंबई में इनको दिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमारा यूपीआई से रिलेटेड है, जिसका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किस देश ने हाल में ही सीमा पर डिजिटल भुगतान, सीमा पर डिजिटल भुगतान, सीमा पर डिजिटल भुगतान के लिए भारत के साथ, भारत के साथ नेपाल ने, यहां आंसर क्या है, नेपाल, भारत के साथ नेपाल ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। सीमा पर डिजिटल भुगतान के लिए भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं, किसने है, नेपाल ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसका आंसर क्या है, नेपाल, ठीक है। अब भारत, भारत डिजिटल क्रांति के साथ, या डिजिटल क्रांति के साथ आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए यूपीआई, यूपीआई पेमेंट को यूपीआई पेमेंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के प्रयास, अग्रसर हो रही है, अग्रसर हो रही है।
यानी भारत सबसे ज्यादा पैसे को लेने में, रिसीव करने में, भेजने में, सेंड करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है यूपीआई का। ठीक है, तो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, और इसके लिए भारत में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। ठीक है, सबसे बड़ा भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म है फोन पे। फोन पे का लगभग मार्केट है इंडिया के कुल मार्केट का 39%। तो भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा एप्लीकेशन फोन पे है, और दूसरे नंबर पर गूगल पे है, और तीसरे नंबर पर पेटीएम है। ये भारत की 3 सबसे बड़ी यूपीआई पेमेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, तो इसी के तहत पर अब भारत तैयारी किसमें है? भारत को ये उम्मीद भी नहीं थी कि जब हम यूपीआई लाएंगे तो भारत में नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी डेवलप होगी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये डेवलप हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जो आसपास के देश है। अभी भारत शुरुआत की स्टेज में है, और भारत ने कई देशों के साथ यूपीआई सेवा इस्तेमाल करी है। जैसे उसी में एक देश है नेपाल। नेपाल, तो नेपाल के साथ आप ये काम करेंगे, तो नेपाल के साथ और अन्य में कौन कौन जरा देख लेते हैं। और अन्य में कुछ देश हैं जहां ये यूपीआई सेवा स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। इसके अलावा बात करूं संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट में यूएई, यूएई, ठीक है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इन्होंने इस सर्विसेज को शुरू किया। इसके अलावा हम कह सकते हैं मॉरिशस, मॉरिशस। इसके अलावा हम कह सकते हैं सेल्सियस, सेल्सियस एक देश है। इन देशों में भी भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर यूपीआई शुरू करी है। और इसका मतलब क्या है? इन देशों के यूपीआई क्यूआर कोड को, जिसे हम क्यूआर कोड कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस, यानी जिसको स्कैन करके हम तुरंत ही किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो यूपीआई इन देशों के साथ शुरू किया है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल यूपीआई सपोर्ट करने वाला ऐप, तो वो ऐप है, वो है फोन पे। तो फोन पे ने सर्विस शुरू कर दी है। ठीक है, आप फोन पे के एप्लीकेशन में जाएंगे, इंटरनेशनल यूपीआई, और आपके बैंक अकाउंट जितने भी लिंक होंगे वहां फोन पे आप उस लिंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे। वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा, वैसे ही आपकी 3 महीने के लिए, मिनिमम 3 महीने के लिए आपकी इंटरनेशनल यूपीआई शुरू हो जाएगी। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। 3 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको हो सकता है दोबारा वेरीफाई करना पड़े। ठीक है, और हो सकता है आगे इसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो अभी शुरुआती प्रोसेस में है। तो यूपीआई इंटरनेशनल लेवल पर शुरू करने वाला पहला एप्लीकेशन बना है फोन पे, और जिसमें लगभग 13-14 बैंकें शामिल हैं। जैसे अभी कुछ बैंकें शामिल की गई हैं, और धीरे धीरे आगे चलकर अन्य बैंकों को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला, हाल में ही, हाल में ही एक नाम है जिनका नाम है अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह को किस राज्य का, तो राज्य है त्रिपुरा। तो किस राज्य का? त्रिपुरा राज्य का हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अपरेश कुमार सिंह को। अब ये त्रिपुरा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये बात आपको याद रखना है। चीफ जस्टिस, मेन चीफ जस्टिस ये बनेंगे। ठीक है, अमरेश कुमार सिंह। तो अमरेश कुमार सिंह ने जगह ली है, एक पूर्व जज है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का स्थान लिया,
जसवंत सिंह रिटायर हुए, इसके बाद अपरेश कुमार सिंह ने इनका स्थान ले लिया। तो याद रखिएगा, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय तो राज्य का है, किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य किसी भी मुख्य न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल के सुझाव पर। यानी राज्यपाल जिसका सुझाव करेगा उसी में से राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट करेगा। किसी भी हाईकोर्ट की अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करूं, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का अगर हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट में अगर कोई भी नया न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश आ रहा है तो उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 217 में है। आर्टिकल 217 कहता है कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके साथ ही राज्यों का भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का एक आर्टिकल है 217। अब मैं अगर पूछूं देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, बता सकते हैं कितने हैं देश में उच्च न्यायालय? देश में हाई कोर्ट कितने हैं? तो देश में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है आपका सॉरी सेकंड, वो सॉरी मैं गलत बोल गया था। हाँ, राज्य का आंध्र प्रदेश ही है, लेकिन हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद अब तेलंगाना को हो गया, इसलिए आंध्र प्रदेश का नया बना है अमरावती। तो अमरावती 25वां उच्च न्यायालय है। तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल में ही भारतीय हाल में ही एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमयन, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमयन, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सेवी। तो इंग्लिश में सेवी है और हिंदी में हम ऐसे लिख देते हैं सेवी, ठीक है। तो सेवी, इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म। सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है किसकी? सेबी की, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका हाल में स्थापना दिवस मनाया गया है। अब स्थापना दिवस आपको बताना है कि वो स्थापना दिवस कब मनाया गया। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट करिए इसका। स्थापना दिवस कब मनाया? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? तो इसका स्थापना दिवस है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल
1988 को इस संस्था की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। मुंबई इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। और इसे बनाया गया दरअसल में, जिसे हम कहते हैं सेवी सेवी एक्ट। इसका एक एक्ट भी है, सेवी एक्ट 1984 88 सॉरी, इसी डेट के आधार पर, ठीक है। सेवी एक्ट 1988 के आधार पर इसको बनाया गया। तो इसका जो मुख्यालय है वो 4 है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं 4 क्षेत्रीय कार्यालय। चले हम वो भी आपको बताते हैं कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो पहला क्षेत्रीय कार्यकाल उत्तरी, तो उत्तरी क्षेत्रीय कार्यकाल है दिल्ली में। याद रखिएगा दिल्ली में भी, नई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली स्टेट का नाम है। दूसरा क्षेत्रीय कार्यकाल है वो कार्यालय है, ये आपका है दक्षिणी। चलिए पहले दक्षिणी लिख देते हैं, दक्षिणी। तो दक्षिणी है चेन्नई में, चेन्नई में। अब पूर्वी, पूर्वी है आपका कोलकाता। तो आपको पता होगा ये 4 भारत के बड़े महानगर हैं। उत्तरी महानगर आपका नई दिल्ली है, दक्षिणी चेन्नई है, पूर्वी कोलकाता है, पश्चिमी में ज्यादातर मुंबई होता है, लेकिन मुंबई हेडक्वार्टर है। तो इसका मतलब मुंबई के अलावा जो भी पश्चिम में बड़ा शहर होगा वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया होगा, क्षेत्रीय मुख्यालय। तो पश्चिमी है अहमदाबाद, 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 ठीक है। तो आप इसका पॉइंट समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेवी का काम क्या है, कार्य। तो हम कहेंगे सेवी, सेवी आरबीआई के नीचे कार्य करती है, आरबीआई के नीचे कार्य करती है, मतलब आरबीआई को रिपोर्ट देगी, आरबीआई के नीचे काम करती है या कार्य करती है। और विशेषकर, और विशेषकर शेयर बाजार को, शेयर बाजार, जितने भी शेयर मार्केट हैं, शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। तो सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। आरबीआई के पास बहुत सारे काम है वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड, तो विशेषकर शेयर मार्केट, फंड जो मार्केट है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के शेयर खरीदते हैं, इसके लिए आरबीआई ने अपनी एक स्पेशल संस्था बना दी, इसका नाम है सेबी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब चलते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। भारत का पहला, ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये परसों भी क्वेश्चन आया था। भारत का पहला यानी प्रथम है, और ये 3D मुद्रित डाकघर, मतलब एक तरीके से ये 3D टाइप का डाकघर है जो 3D आकृति में दिखता है। इसका मतलब क्या है कि इसको बड़े बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया, और ये पूरी तरीके से कांच में डिजाइन किया है, देखने में बड़ा खूबसूरत है। और ये जो 3D आपका डाकघर है, ये देश का पहला डाकघर है जिसको बनाया गया है कर्नाटक में, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में बना है, ठीक है। इसको मैंने समझाया था 2 दिन पहले, क्वेश्चन वही सेम, थोड़ा सा अलग है, वहां राज्य पूछा था, अब की बार शहर पूछ लिया। चलिए अब हम चलते हैं फिर 8वें प्रश्न की तरफ। जो 8वां है वो इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023 के अनुसार विश्व में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023 के अनुसार, इसके अनुसार विश्व में सबसे कम
स्वतंत्रता, बांग्लादेश। जिसको सबसे कम स्वतंत्रता दी गई है वो देश कौन सा है? सूडान है, सीरिया है, ईरान है, इराक है या तिब्बत है? तो इसका आंसर है तिब्बत। तिब्बत की कोई स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि तिब्बत पर पूरी तरीके से किसने कब्जा कर लिया है? चाइना ने, यानी तिब्बत को अधिग्रहित किया। चीन है, ठीक है। और इसीलिए भारत की सीमा चीन से मिलती है। लेकिन रियल में देखा जाए भारत की सीमा कभी चीन से मिलती ही नहीं थी। भारत की सीमा तिब्बत से मिला करती थी। किससे मिला करती थी? तिब्बत से मिला करती थी। लेकिन अब वो चीन से मिलने लगी, क्योंकि चीन का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत के पास में हो गया। अब ये जो रिपोर्ट बनी है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर, ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, डेट मैं आपको बता देता हूं, 9 मार्च 2023। ये रिपोर्ट 9 मार्च 2023 को छपी थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दूसरा, इस रिपोर्ट में उन देशों को रिप्रेजेंट किया गया है जो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते। जिसमें से सबसे पहला स्थान जो है इस रिपोर्ट में दिया गया है किसका? तिब्बत का। तो ये जल्दी से आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नवा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है नवीन और नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य के स्वामित्व वाली किस राज्य के स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है? दिल्ली राज्य स्वामित्व वाली कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है, जिसे दर्जा मिला है, जिसे दर्जा मिला है मिनी रत्न का।
मिनी रत्न वन का दर्जा मिला है। किसका मिला है? मिनी रत्न का, मिनी रत्न वन का दर्जा मिला है। अब ये कह रहा किसे ये दर्जा मिला है, तो ये दर्जा मिला है सोलर एनर्जी, पहला ही ऑप्शन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। तो ये दर्जा मिला है किस कंपनी को? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं SECI। ठीक, SCEI। ठीक है, अब ये जो कंपनी है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दिल्ली स्टेट में है। दूसरा स्थापना वर्ष, तो ये कंपनी बनी है 2011 में। 2011 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई, जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। इसी को मिनी रत्न का क्या मिला है? दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो मिनी रत्न का दर्जा मिला है, और मिनी रत्न का जो दर्जा है वो श्रेणी 1 में दर्जा मिला है। अब देखिए एक पॉइंट यहां समझ लीजिए, जितनी भी सरकारी कंपनियां या सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक कंपनियां यानी सरकारी कंपनियां कहते हैं या सार्वजनिक कंपनियां कहते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनको कहते हैं महारत्न। कौन सी कंपनी? महारत्न। जिनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है उन्हें हम महारत्न कंपनी कहते हैं। और जो छोटी हैं, जिसमें पहले 9 ही थी, इन्हें कहते हैं नवरत्न कंपनी। इन्हें क्या कहते हैं? नवरत्न कंपनी। और तीसरा जो है इसे कहते हैं मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, तो ये 3 कंपनियां हैं, ये बड़े साइज के आधार पर, लेकिन इनके कार्य के आधार पर सबसे छोटी कंपनियां, इसलिए हम मिनी रत्न कंपनी को तो सबसे बड़ी कंपनी महारत्न कंपनी, ये मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, सबसे मीडियम नवरत्न और सबसे छोटी मिनी रत्न। ठीक है, इनकी कंपनियों की संख्या भी है। देश में बड़ी कंपनियों की संख्या 11 है, और ये आपकी महारत्न है। ठीक है, जब नवरत्न कंपनियां खुली थी तो 9 थी, लेकिन अब 14 हो गई, और इसमें कंपनियों की संख्या 74 है। तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है महारत्न में। लेकिन जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, ये मिनी रत्न कंपनियां 2 श्रेणी में हैं। एक फर्स्ट श्रेणी, इसमें कुछ कंपनियां हैं जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, और एक सेकंड श्रेणी। तो सेकंड श्रेणी की कंपनी मिनी रत्न की थी, उसको फर्स्ट श्रेणी में मिनी रत्न में रख दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जितनी भी कंपनियां जिनको महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, वो इनके कारोबार पर डिपेंड करता है, ये सरकार को कितना अर्न करके दे रही है। एक कंपनी जो सरकार को ज्यादा प्रॉफिट देती है वो मिनी रत्न, वो महारत्न होगी, और जो कम देती है वो नवरत्न, जो सबसे कम देती है मिनी रत्न। लेकिन कोई भी कंपनी जब सबसे छोटी होगी उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा पहले, मिनी रत्न से वो नवरत्न कंपनी का दर्जे में आएगी, और नवरत्न के बाद वो कंपनी महारत्न कंपनी के दर्जे में जाएगी। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सभी कंपनियां आपकी कैसी कंपनियां हैं? एक तरीके से महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी बेहतर डिटेल में आपको उद्योग, इंडियन इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमी में, तब बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन यानी राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
परिवहन निगम। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जानते होंगे एनसीआर, और इसमें दो चीजें और, तो एक तो लिखेंगे नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और परिवहन को, अब परिवहन निगम है, इसका भी हम शॉर्ट वर्ड देख लेते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो टी और सी का मतलब, निगम का मतलब कॉर्पोरेशन, तो शॉर्ट में से कहेंगे एनसीआरटीसी, एनसीटीआरटीसी द्वारा भारत की पहली, ये भारत की प्रथम है, भारत की क्या है, प्रथम सेमी, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। ये कैसी होगी, क्षेत्रीय रेल सेवा होगी, ठीक है। तो क्षेत्रीय रेल सेवा होगी, सेमी हाई स्पीड का मतलब काफी तेज चलेगी, यानी क्षेत्रीय रेल सेवा का मतलब क्या है कि ये वो रेल सेवा है जो निश्चित दूरी के लिए, निश्चित दूरी के लिए चलाई जाने वाली अधिकतम स्पीड वाली वाली ट्रेन, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब कह रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया रैपिड एक्स। क्या नाम रखा गया है, तो नाम है इसका रैपिड एक्स, रैपिड एक्स। और इसमें कोशिश की जाएगी जो एरिया होगा वो एनसीआर के आसपास का, एनसीआर के आसपास का, आसपास का जोड़ा जाएगा, इसमें एनसीआर के आसपास का एरिया जोड़ा जाएगा। और विशेषकर जो रूट होगा वो होगा दिल्ली रूट होगा दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ तक। दिल्ली गाजियाबाद तो जुड़े ही हैं एक दूसरे से, और इसमें मेरठ तक विस्तार किया जाएगा, मतलब मेरठ को इसमें जोड़ा जाएगा, तो मेरठ तक का एरिया ये रूट होगा, जिसमें से दूरी लगभग जो होगी, सॉरी 82 किलोमीटर, तो 82 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो कवर की जाएगी, और इसका काम पूरा किया जाएगा, कार्य पूर्ण, कार्यपूर्ण वर्ष। तो कार्यपूर्ण वर्ष का मतलब इसको कंप्लीट किया जाएगा पूरी तरीके से 2025 तक। दो 2025 तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। समझ में आ गया, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक बार नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।